नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक अधिनियम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1961 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्ट 1986 का एक्ट नंबर 60 है। सॉरी, यहाँ पर 6 गलती से लिख दिया गया है। ये एक्ट नंबर 60 है, यहाँ पे 0 आगे लगा दिए गए। एक्ट नंबर 60 है। ये यूपी जुडिशरी और राजस्थान एपीओ के एग्ज़ाम के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु फिर भी जो भी क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इस अधिनियम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ये सभी सेक्शन है, सभी एक्ट के सेक्शन 1 होता है, नेम, एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट की बात करता है। वैसे ही इस एक्ट का जो है सेक्शन 1 नेम की बात करता है। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जो है इसका नेम होगा इंडियन रिप्रेजेंटेशन, IRW यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आई से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ये कहाँ अप्लाई होता है? पूरे भारत पर अप्लाई होता है। इसके इन्फोर्समेंट तो एक्ट कहता है कि ये उस दिन से इन्फोर्समेंट आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गजट द्वारा पब्लिश करे। तो ये कब पब्लिश है, कब से ये इन्फोर्समेंट हुआ? इसकी डेट है 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर 1987 से ये पूरे भारत पर लागू है। फिर आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये डेफिनेशंस क्लाज है। सेक्शन 2 में टोटल 6 डिफिनेशन दी गई हैं। एडवर्टीजमेंट की डिफिनेशन दी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनेशन दी गई है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डिफिनेशन दी हुई है। लेवल की डिफिनेशन दी गई है। पैकेज की डिफिनेशन दी गई है और प्रेस्क्राइब क्या है। ये 6 डिफिनेशन टोटल इस सेक्शन में है। इस सेक्शन के में है। इसमें जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन है वो डिफिनेशन A में जो एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है सेक्शन 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डिफिनेशन दी गई है। तो ये 6 सारी डिफिनेशन हम देखेंगे, लेकिन 3 को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में डिफिनेशन दी गई है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होगा? तो सेक्शन 2 क्या कहता है कि एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट में शामिल है एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट में कोई नोटिस, कोई लेबल, कोई सर्कुलर, रैपर या अदर डॉक्यूमेंट्स जो है या एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ये सब एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत आएंगे। एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको दृश्यमान हो, जिसको देखा जा सकता है, वो सारे जो है एडवर्टीजमेंट पे आएंगे। और वो एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय कैसा होना चाहिए? एनी लाइट, किसी लाइट के द्वारा, एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैसेज, इनके द्वारा एनी रिप्रेजेंटेशन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन बना होना चाहिए। ये हो गया एडवर्टीजमेंट के डिफिनेशन। एडवर्टीजमेंट के डिफिनेशन के बाद अगली डिफिनेशन सेक्शन 2B में दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कहता है बाय वे ऑफ सैंपल, फ्री और अदरवाइज। कोई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल, एक सैंपल के रूप में, वो सैंपल चाहे फ्री हो या अदरवाइज, मतलब फ्री नहीं होगा तो सिंपल सा बात है पेड होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। मतलब मेड बाय सैंपल या मेड बाय अदरवाइज। ये अदरवाइज दोनों के साथ में पढ़ोगे। मेड बाय सैंपल, सैंपल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सैंपल भी होगा तो वो फ्री भी हो सकता है या फ्री के अलावा भी सैंपल हो सकता है। ये
बाई वे ऑफ सैंपल, फ्री और अदरवाइज। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये क्या है बाई वे ऑफ सैंपल? ऐसे समझो, जितने लोग प्रैक्टिस करते होंगे वो सभी जानते होंगे कि हाई कोर्ट के जो वकील साहब होते हैं वो सैटरडे को आते हैं डिस्ट्रिक्ट विजिट पर, और डिस्ट्रिक्ट विजिट पे बच्चा जब आते हैं तो क्या करते हैं, वकीलों से संपर्क करते हैं। और जब जैसे नया साल आया था तो हो सकता है वो अपने नमवा की डायरियों बांटते हैं कि लो फ्री में ले लो। मतलब वो डायरी का पैसा नहीं ले रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, अपना प्रचार करने के लिए जो है डायरिया दे रहे हैं। हो सकता है उसमें अपनी फोटो और नाम छपवाए हो, लिखवाए हो, या ना भी छपवाए हो, लीगल डायरी बांट रहे हो। जिन वकील ज़्यादा उनको जब कोई साहब केस देते हो उनको एक एक डायरिया बढ़िया बांट रहे हैं। तो वो डायरिया क्या है, वो फ्री में नहीं, जो डायरिया क्या है, पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, एक सैंपल के रूप में बांट रहे हैं। ठीक है। अब उसी डायरिया पे कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर दे, ये मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब वो फ्री में हो सकता है या अदरवाइज होगा। दूसरा एग्जांपल जैसे, अरे भैया जैसे हम ठेला पर से अमरूदवा खरीदने गए भैया, अमरूद खरीद के जैसे बोले कि भैया ये अमरूद तो तुम्हारा बड़ा ख़राब है, ठेला वाले बोला। और ठेला वाला फट से, बाबूजी एक ठो खा के देखिए अमरूद, तब समझ में आएगा अमरूद कैसा है, और वो आप खा लिए। मतलब वो अमरूदवा आपको सैंपल के रूप में दिया कि हमारा अमरूद कैसा है, वो आपको दे दिया, फ्री में दे दिया। तो वही कह रहा है कि वो बाई सैंपल या तो फ्री होना चाहिए या अदरवाइज होना चाहिए। ये दूसरी डिफिनेशन हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण डिफिनेशन पर आते हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। कब कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कब कोई जो है एडवर्टीजमेंट इंडिसेंट आएगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा, तो उसको समझते हैं, कहता है कि डिपिक्शन ऑफ एनी मैनर। किसका डिपिक्शन होगा, फिगर ऑफ वुमेन। कोई ऐसा चित्रण करता है, किस चीज़ का करता है, फिगर ऑफ वुमेन, फिगर ऑफ वुमेन का चित्रण करता है, या हर फॉर्म, उसके फिगर का चित्रण करता है, उसकी आकृति का चित्रण करता है, उसके फॉर्म, उसके रूप का चित्रण करता है, डिपिक्शन करता है, उसकी बॉडी का डिपिक्शन करता है, या उसके बॉडी के किसी पार्ट का डिपिक्शन करता है। कैसा करता है, कैसा डिपिक्शन करेगा, तो आएगा कि जिससे विच अफेक्ट, जिसका अफेक्ट क्या होता हो, बीइंग इंडिसेंट, असिस्ट टाइप का हो, या कैसा हो, डेरोगेटरी हो, अपमानजनक, डेनिग्रेटिंग हो, निंदनीय हो, या लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर ऑफ द पब्लिक मोरालिटी, या ऐसी हो, ऐसा डिपिक्शन हो जिससे पब्लिक मोरालिटी, यहाँ पर देखो पब्लिक मोरालिटी के साथ में एक और वर्ड ब्रैकेट में लिखा है, पब्लिक मोरालिटी आर मोरल्स। मतलब जो पब्लिक मोरालिटी या मोरल या नीतिगत रूप से वो क्या करना हो, उसको करप्ट या इंजर्ड करता हो, उसकी पब्लिक मोरालिटी को या उसकी मोरल्स को, उसकी नैतिकता को क्या करता हो, वो क्या करता हो, करप्ट करता हो, फिर इंजर्ड करता हो, या लाइकली टू, या इंजर्ड करने की संभावना हो, यानी कोई ऐसा करते जो एक्चुअल में ना भी जो है इंजर्ड कर रहा हो, लेकिन उससे पॉसिबिलिटी हो, उससे ये हो संभावना, लाइकली टू भी हो सकता हो कि जो है वो इंजर्ड हो जाए, तो वो हो जाएगा डिपिक्शन ऑफ जो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंतर्गत आएगा। ये हो गया सेक्शन 2C। अब आते हैं सेक्शन 2D पर। सेक्शन 2D सिंपल कहता है, लेवल क्या होगा, रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मीडिया। कैसा होना है, कोई चीज़ रिटन हो, कोई चीज़ रिटन हो, मार्क्ड हो, स्टाम्प्ड हो, स्टाम्पित हो, मुद्रित हो, या फिर प्रिंटेड हो। वो क्या होना चाहिए, अफिक्स होना चाहिए या अपीयरिंग अपॉन होना चाहिए। किस पर, एनी पैकेज। मतलब फिर से समझते हैं लेवल के डेफिनेशन को। जब कोई रिटन, मार्क, स्टाम्प्ड, प्रिंटेड या कोई ग्राफिकल मीडिया किसी पैकेज पर अफिक्स चिपकाई गई हो या अपीयरिंग ऑन या दिखाई गई हो, तो उसे कहेंगे लेबल, कहेंगे उसे। ठीक है। अब कह रहा है कि एनी पैकेज, किसी पैकेज पर वो अफिक्स या अपीयर की गई हो। अब पैकेज क्या है, इसे अगली डिफिनेशन 2E में डिफाइन किया गया है। पैकेज में क्या क्या शामिल है, एनी बॉक्स, एनी कार्टन, टिन या
अदर कोई कंटेनर वो सारा पैकेजिंग के अंतर्गत आएगा। 2F लास्ट डिफिनेशन है जो कहता है व्हाट इज प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल से मतलब होता है जो रूल द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए। तो ये सिंपल सा हो गया हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 क्या कहता है बेसिकली? सेक्शन 3 कहता है कि कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है उसके एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है उसके एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 3 का कंटेंट कहता है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? पब्लिश नहीं करेगा, या फिर काज टू पब्लिश नहीं करेगा, या फिर अरेंज या टेक पार्ट पब्लिकेशन या एग्जीबिशन, पब्लिकेशन या एग्जीबिशन का पार्ट नहीं बनेगा एनी एडवर्टीजमेंट। कैसा एडवर्टीजमेंट चाहिए? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि जो अपने आप में वुमेन की इंडिसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको पब्लिश करना या काज टू पब्लिश करना या उसके पब्लिकेशन या एग्जीबिशन का पार्ट होना, उसमें शामिल होना, ये कहा जाएगा कि वो क्या कर रहा है? पब्लिक, कॉज टू पब्लिश, अरेंज और टू टेक पार्ट पब्लिकेशन या एनी एडवर्टीजमेंट, इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। ये सेक्शन 3 करता है, मतलब प्रोहिबिट करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को। इसको फिर से समझते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? ऐसा कोई जो है एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो उसको पब्लिश नहीं करेगा या काज टू पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करवाएगा नहीं, या उसके किसी पब्लिकेशन या एग्जीबिशन में शामिल नहीं होगा, या फिर उसके पब्लिकेशन या एग्जीबिशन में शामिल नहीं होगा। ये सेक्शन 3 का था। इस तरीके से सेक्शन 3 जो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिट ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक, पम्पलेट एक्सेट्रा कॉन्टेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि कोई ऐसा पम्पलेट, बुक जो क्या पब्लिकेशन नहीं होगा, पब्लिकेशन को जो है प्रोहिबिट करता है, उसको सेंड करने के लिए प्रोहिबिट करता है, जो कैसा हो, बुक पम्पलेट हो जो कॉन्टेनिंग इंडिसेंट, जो अपने आप के वुमेन के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को कॉन्टेन किए हुए हैं, उसको पब्लिश या सेंड नहीं किया जाएगा। आगे कहते हैं इसके कंटेंट क्या है सेक्शन 4 के, देखते हैं। सेक्शन 4 कहता है नो पर्सन सेल, कोई पर्सन क्या नहीं करेगा? प्रोड्यूस नहीं करेगा, या काज टू प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, कोई सेल नहीं करेगा या हायर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, या सेंड बाय पोस्ट या पोस्ट से सेंड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ये सब चीज़ें नहीं करेगा। किस चीज़ का नहीं करेगा? किसी बुक को नहीं प्रोड्यूस या काज टू प्रोड्यूस, सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट या सेंड बाई पोस्ट नहीं करेगा। कोई पम्पलेट है, स्लाइड है, फिल्म है, राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ्स है या रिप्रेजेंटेशन है जो कॉन्टेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को कॉन्टेन किए गए हैं उसको नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कंटेंट जो है किसी बुक, नो पर्सन, कोई भी पर्सन किसी बुक, पम्पलेट, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स जो है फोटोग्राफ्स, इन सब चीज़ों में अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का कंटेन किए हुए हैं तो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, काज नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, हायर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, सेंड बाय पोस्ट, ये सब चीज़ें नहीं करेगा। अब सेक्शन 4 का प्रोविजो भी कहता है, सेक्शन 4
का पहला पार्ट भाग क्या कहता है कि ये कोई भी आदमी ये सब चीज़ें नहीं करेगा, क्या किसी पंपलेट, बुक, स्लाइड, फिल्म का प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, काज टू प्रोड्यूस, सेल, हायर, ये सब चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन प्रोविजो कहता है दिस सेक्शन सेल नॉट अप्लाई, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होगा ये सेक्शन? तो प्रोविजो ए क्या कहता है, पब्लिक गुड या इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट में? आर्ट के इंटरेस्ट में, साइंस के इंटरेस्ट में, लिटरेचर के इंटरेस्ट में जो है अगर है तो वो उस पर जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर इन सब चीज़ों पर है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा है। प्रोविजो ए का पार्ट 2 कहता है फॉर रिलीजियस पर्सन बोनाफाइड, अगर कोई बोनाफाइड जो है पूर्वक किसी भी रिलीजियस पर्पज के लिए जो है इन चीज़ों को पब्लिश जो है प्रोड्यूस करता है और उस पर जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। किस पर अप्लाई नहीं होगा? प्रोविजो का फर्स्ट फिर क्या देखते हैं, जो पब्लिक गुड में हो, लोक कल्याण में हो, या किसका इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसी आर्ट, साइंस या लिटरेचर के इंटरेस्ट में हो, या किसी रिलीजियस पर्पज के लिए हो। रिलीजियस पर्पज के साथ में दिया हुआ है बोनाफाइड, रिलीजियस पर्पज होना चाहिए, वो भी बोनाफाइड हो, उसमें जो है ये जो है अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजो बी कहता है किसी स्कल्प्टर मतलब किसी मूर्ति, पेंटेड किसी प्रिंटिंग पर, या इनग्रेव्ड मतलब होता है उत्कीर्ण किया हुआ, किसी मूर्ति को उकेर कर कोई चित्र बनाना, यानी कि उस पर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। कब? किन मूर्तियों पर? ऐसा नहीं कि सब मूर्तियों पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर कोई मूर्ति ऐसी है जो एंशियंट मूवमेंट की है, या एनी टेम्पल की है, या किसी कार की है। आप समझते हो कि यदि किसी एंशियंट मूवमेंट, वो एंशियंट मूवमेंट कैसा ना हुआ, जो एंशियंट मूवमेंट ये एंशियंट मूवमेंट का मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग इस एंशियंट मूवमेंट का अर्थ निकाला जाएगा। इसमें जो चीज़ एंशियंट मूवमेंट डिक्लेयर की गई है वो जो है वो मूर्तियाँ, वो पेंटेड, वो इनग्रेव्ड को पर अप्लाई नहीं होगा। और किसी टेम्पल पर या किसी कार का मतलब यहाँ बच्चा वो कार नहीं है मारुति सुजुकी BMW आडी साडी, ये सब कार नहीं है। ये कार कैसी है? कार का मतलब यहाँ रथ से है, चैरियट से है, ठीक है। यूज फॉर कन्वेंस, यानी कि कोई टेम्पल या कोई ऐसा रथ जिस पर कोई आइडल, कोई मूर्ति रखी हुई है, या मूर्ति को ले जाता हुआ कोई आदत जो दिखाया गया है, तो उस पर जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजो का सी कहता है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1950 एक्ट के पार्ट 2 में जो चीज़ें दी हुई हैं उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 का जो प्रोविजो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में तो छोटा एक्ट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, मान लो कभी कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिस पर इस सेक्शंस के एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उसको बचाने का सिर्फ यही तरीका होगा कि उसको हम क्लास 4 के प्रोविजो में लेके चले जाएं। अगर प्रोविजो में हम कोई चीज़ प्रूव कर ले गए तो फिर हम आराम से उसको बचा ले जाएंगे, डिफेंस कर ले जाएंगे। आगे हम आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 इस एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है पावर टू इंटर। क्या कहता है सेक्शन 5? पावर टू इंटर एंड सर्च, किसी भी प्लेस पर इंटर करने का पावर या वहाँ पर सर्च करने का पावर किसको है? तो कहता है कि गजटेड ऑफिसर अथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऐसा ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अथराइज किया जा रहा है। अब 5(1) का ए क्या कहता है? वो इंटर कर सकता है। क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है एंड सर्च कर सकता है और ढूंढ सकता है, किसी भी जगह वहाँ पे जा के घुस के और खौर भौर कर सकता है। खौर भौर मतलब समझ रहे हो बच्चा? खौर भौर का मतलब होता है कि उसको सर्च कर सकता है, ढूंढ सकता है उस जगह पर। क्या ढूंढ सकता है? वेयर, कहाँ ढूंढ सकता है? रीजन टू बिलीव, किसी रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि उस जगह पर ऑफेंस हैज़ बीन और हैज़ बीइंग कमिटेड, यानी कि उस जगह पर या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या कमिट हो रहा है,
तो उस जगह पर वो जो है ऑफिसर होगा, जो गजटेड ऑफिसर होगा, वो इंटर करेगा और सर्च कर सकता है। इतना काम वो कर सकता है। अब कब सर्च करेगा भैया, ये तो हो गया जगह कि इस जगह पर वो सर्च कर सकता है जहाँ उसको रीजन टू बिलीव हो कि इस जगह ऑफेंस कमिट हुआ है या कमिट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया गजटेड ऑफिसर साहब को पावर हो गया तो मुंह उठाए या मन तहाँ घुस गए। नहीं, वो कहता है कि ऑल रीजनेबल टाइम, उसे इंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, लेकिन टाइम कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं किसी ऐसे प्लेस पर चले गए जो रीजनेबल नहीं है, किसी को उससे नुकसान हो सकता है, वो उसको हार्म हो सकता है, या वो रीजनेबल नहीं है, उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, उस जगह पर वो इंटर नहीं करेगा। इसमें भी उस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए इंटर करने के लिए। अब सेक्शन 5 का जो है 1B क्या कहता है, 1A कहता है इंटर एंड सर्च। भैया इंटर कर सकता है, कौन जगह पे मुंह उठा के घुस सकता है, वो सर्च कर सकता है। और बी कहता है कि वहाँ मुंह उठा के सर्च कर लिए, अब सर्च में 4-5 चीज़ें मिल गई जो इस एक्ट में आती हैं, तो उसको सीज भी कर सकता है। उसको देखेगा थोड़ी खड़ी होके, तो सीज कर सकता है। किन किन चीज़ों को सीज कर सकता है भैया, एनी एडवर्टीजमेंट, और उस एडवर्टीजमेंट में क्या है, कोई बुक है, पम्पलेट है, पेपर है, स्लाइड है, फिल्म है, राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ्स है, या रिप्रेजेंटेशन और फिगर है, उसको क्या करेगा, सीज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मन सब सीज कर दे। यहाँ भी तो कब सीज करेगा, व्हेन रीजन टू बिलीव, जब उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, विश्वास करने का क्या करना चाहिए कि कंट्रावेंसेस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये जो चीज़ें मिली हैं ये इस प्रोविजन के, इस एक्ट के किसी प्रोविजन को कंट्रावेंस कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं उसका, तब वो उस जो है ऑब्जेक्टिवा को जो मिलेगा वहाँ पर ढूंढेगा, उसको सीज कर सकता है। आगे आते हैं 5(1)(c) पर आते हैं। भैया वो केवल सीजन ही कर सकता, एग्जामिन भी कर सकता है। और किस किस चीज़ को एग्जामिन करेगा, एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स या अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट मेंशन इन क्लॉज F, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स या अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट जो वहाँ से मिलता है उसको एग्जामिन कर सकता है। और एग्जामिन करने के बाद उसे रीजन टू बिलीव हो कि मे फर्निश द एविडेंस, ये आगे एविडेंस में काम आए, या एविडेंस के कलेक्ट के लिए उन चीज़ों को क्या कर रहा है, सीज कर सकता है। वो इतना कम हो गया। अब सेक्शन 5 का जो है अगला प्रोविजो कहता है कि अगला प्रोविजो कहता है कि नो एंट्री इनटू द प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट वारंट। कोई भी एंट्री जो है किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना वारंट के नहीं की जा सकती है, ये कहता है प्रोविजो। अब सेक्शन 5 का क्लास 2 क्या कहता है, सेक्शन 5 का क्लास 2 कहता है कि प्रोसीडिंग ऑफ सर्च एंड सीजर अप्लाई इशूज़ इन सेक्शन 94 ऑफ CRPC। मतलब जो सर्च और सीजर की जो प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा, तो CRPC के सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 94 क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे आते हैं सेक्शन 5 का क्लास 3 क्या कहता है कि इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टेक ऑर्डर टू कस्टडी। मतलब जो भी चीज़ें सीज करेगा, जहाँ भी घुसेगा, निकलेगा, ढूंढेगा, जो भी करेगा ना, खौर भौर करेगा, सब खौर भौर मतलब समझो, सर्च करेगा, सीज कर, जो भी ऊपर ए भी सेक्शन 5 क्लास 1 के B और C में जो भी चीज़ें वो कर रहा है उस सब का इन्फॉर्मेशन किसको इन्फॉर्म करेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। और कोई ऑब्जेक्ट उसे मिली है तो उसकी कस्टडी के संबंध में उससे ऑर्डर रिसीव करेगा कि भैया उसकी कस्टडी किसके पास, और जिस हिसाब से वो ऑर्डर करेगा कस्टडी के लिए उस हिसाब से उसकी कस्टडी की जाएगी, उसको अभिरक्षित किया जाएगा, उसको कस्टडी में रखा जाएगा।
अब आते हैं भैया सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 क्या कहता है? सिंपल सा सेक्शन 6 कहता है पेनल्टी के बारे में। क्या दंड होगा भैया? हिंदुस्तान का आदमी कहाँ सुधरने, कहता कितनों विज्ञान बांट दो, हम तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ही करेंगे। तो एक्टवा कहता है कि भैया तुम नहीं सुधरोगे तो हम सेक्शन 6 में तुम्हें सजा भी देंगे। तो सेक्शन 6 में पनिशमेंट क्या मिलेगी? सेक्शन 6 में कहता है कि हम पनिशमेंट देंगे। कब देंगे? कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6, 3 और 4। जब कोई भी व्यक्ति जो है सेक्शन 3 और 4 का जो है कंट्रावेंस करेगा, वायलेशन करेगा, तो उसको पनिश किया जाएगा। अब पनिशमेंट भी दो तरीके हैं। फर्स्ट टाइम अगर जो है वो कन्विक्ट किया जा रहा है या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन किया जा रहा है तो दोनों सज़ा अलग अलग होती है। भैया अगर पहली बार किसी तरीके से किसी लड़कियां का गलत रिप्रेजेंटेशन कर दिए, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिए, तो कानून कहता है हम तुमको सज़ा देंगे। कितनी देंगे? मे एक्सटेंड टू 10 ईयर, 2 साल तक की सज़ा देंगे और फाइनवा लगाएंगे। कितना फाइन लगाएंगे? 2000 रुपया। कितना फाइन लगाएंगे? 2000 रुपया फाइनवा लगाएंगे। और कहता है कि अगर बच्चा पहली बार किए हो तो कम दे रहे हैं। अब कोई ऐसा अपराधी है कहता है कि हम तो लतखोर ही हैं, तुम एक बार सज़ा सुना दिए हो, मतलब कानून एक बार सज़ा सुना दिया है और फिर से वही गलती करता है बकलोला। तो क्या कहता है? सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कहता है कि बच्चा अगर तुम लतखोर हो, एक बार से नहीं मानते तो दोबारा ऐसा नहीं, तुमको फिर वही सज़ा देंगे, क्योंकि लतखोर ही हो तो उतनी सज़ा से तुम सुधरते तो पहली बार में सुधर जाते। तो कहता है कि दोबारा देंगे तो मिनिमम 6 मंथ देंगे और मैक्सिमम 5 ईयर देंगे। वहाँ पर मे एक्सटेंड 2 ईयर लिखा था, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर थी, मिनिमम तो कुछ डिफाइने नहीं था। सॉरी, यहाँ पर कहता है कि 6 महीने से कम तो देंगे ही नहीं और मैक्सिमम कर दिया 5 ईयर तक पनिशमेंट। और जो वहाँ 2000 रुपया जो है था फाइनवा, यहाँ पर कहता है कि मिनिमम 10,000 फाइन होगा और मैक्सिमम 1 लाख तक फाइन हो सकता है, 1 लाख फाइन हो सकता है। तो ये फाइन हो गया सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि अफेंसेज बाय कंपनीज। अगर ये अफेंस किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो किसको सज़ा सुनाई जाएगी? भैया अब कंपनियां को तो जेल में नहीं डाल सकते ना। तो देखो कहता है कि अगर कोई अफेंस कंपनी करती है तो उस पर कौन लाइबल होगी? एक तो कंपनी स्वयं लाइबल होगी। तो अब आप कहोगे बच्चा कंपनियां को जेल में कैसे डालेंगे? 6 मंथ का रिप्रेजेंटेशन सुना दिया तो कौन जेलवा में जाएगा? कंपनी जेलवा में जाएगी। तो कंपनी जेलवा में नहीं जाएगी, मतलब कंपनी एक स्वयं हो सकती है या इंचार्ज ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पर जब अफेंस कमिट हुआ था उस कंपनी का इंचार्ज कौन था, उस कंपनी का इंचार्ज कौन था, उसके बाद वो है उसको सजा लाइबल, वही उसका लाइबल होगा। लेकिन आगे प्रोविजो जुड़ा हुआ है और प्रोविजो कहता है कि इंचार्ज ऑफ दैट टाइम लाइबल तो होगा, लेकिन कब लाइबल नहीं होगा? यदि वो ये प्रूव करता है कि वो जो अफेंस कमिट हुआ है विदाउट हिज नॉलेज हुआ है, उसकी नॉलेज के बिना हुआ है। और कहता है एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस, कहता है टू प्रिवेंट। अगर वो ये प्रूव करता है कि वो उसके नॉलेज के बिना हुआ है या उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट करने के लिए उसने सारे ड्यू डिलीजेंस, सारे प्रयास किए थे, तब उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। अब इसी का सेक्शन 2 का सब क्लास 2 क्या कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर कंपनी का है, लाइबल होगा। कब लाइबल होगा? व्हेन अफेंस कमिट, जब अफेंस कैसा कब कमिट हुआ हो? विद कंसेंट, उस डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की कंसेंट से या उसकी कन्वीनियंस यानी कि उसकी मौन सहमति से, या फिर एट्रीब्यूटल ऑफ
टू एनी नेग्लेक्ट या उसकी किसी उपेक्षा के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये लोग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर को जो है लाइबल ठहराया जा सकता है और उसको जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। इस तरीके से हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट होता है। सेक्शन 8 कहता है कि सेक्शन 8 सिंपल सा कहता है कि अफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इस एक्ट के जो भी अफेंस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसकी डिफिनेशन सीआरपीसी में किस सेक्शन में दी है आप तो मालूम है सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के किस सब सेक्शन में दी गई है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 9 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, मतलब कोई गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग की जाती है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो प्रोसीडिंग करने वाले को जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। कहता है कि नो सूट या नो लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग जो है नहीं चलाई जाएगी। किसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट और लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। जो कोई भी कार्य इस एक्ट के अनुसार जो है गुड फेथ में करता है उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। आगे सेक्शन 10 पर आते हैं। सेक्शन 10 कहता है पावर टू मेक रूल बनाने की पावर की बात करता है। रूल बनाने की पावर की बात, अब रूल बनाने का पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल। अब किस संबंध में रूल बना सकती है, क्या कहते हैं, मैनर टू सीजर ऑफ एडवर्टीजमेंट आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट या कोई आर्टिकल के जो है सीज करने की क्या मैनर होगा, सीज करने के लिए क्या मैनर होगा उसके संबंध में रूल बना सकती है। और किसके संबंध में रूल बना सकती है, मैनर इन विच सीजर लिस्ट प्रिपेयर, जो भी वस्तुएं सीज की जा रही है उसकी लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, उसका मैनर क्या होगा, उसके संबंध में रूल बना सकता है। और एनी अदर मैटर, कोई अदर मैटर वो चाहे जो उसको लगता है कि ज़रूरी है उसका रूल में प्रिस्क्राइब किया जाना, तो उससे जो है उस संबंध में वो रूल बना सकती है। इस तरीके से ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी पहली वीडियो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के संबंध में आप देखना चाहते हैं तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप जाकर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी समझ सकते हैं जो है और वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।